जानवी, जानवी। ऋषभ हॉस्पिटल में जानवी की वार्ड रूम और उसके आसपास आवाज लगाते हुए जानवी को ढूंढ रहा था। सिस्टर, रुकिए प्लीज। सिस्टर, क्या आपने मेरी वाइफ जानवी को कहीं देखा है? यहाँ इस वार्ड रूम में वो एडमिट थी, पर यहाँ अब कोई और ही है। तो मेरी वाइफ जानवी कहाँ गई? ऋषभ ने हड़बड़ाहट में नर्स से पूछा। आपकी वाइफ का पूरा नाम? नर्स ने ऋषभ से पूछा। जानवी मल्होत्रा, मिसेस जानवी ऋषभ मल्होत्रा। ऋषभ ने नर्स से कहा। वो तो आज सुबह ही डिस्चार्ज लेकर यहाँ से चली गई हैं। नर्स ने कुछ देर सोचा और ऋषभ से कहा। क्या? पर क्यों और कैसे? ऋषभ ने चौंकते हुए नर्स से कहा। देखिए, मुझे ये सब नहीं पता, जितना पता था मैंने आपको बता दिया। नर्स ऋषभ से ये कहकर वहां से चली गई। ये सुनकर ऋषभ का चेहरा उदासी से भर गया। उसने जाने से पहले जानवी से कहा था कि वो जल्दी ही वापस लौटेगा और उसे हॉस्पिटल से डिस्चार्ज करा के साथ घर ले जाएगा, पर वो बिना उसे बताए ही वहां से चली गई थी। दरअसल लगभग 10 दिन पहले ऋषभ को अपनी एक सबऑर्डिनेट कंपनी का इंस्पेक्शन करने अर्जेंटली शहर से बाहर जाना पड़ा था। ऋषभ जैसे ही वहां से लौटा, सीधे जानवी से मिलने हॉस्पिटल पहुंचा, पर वहां पर वार्ड रूम में जानवी की जगह किसी और को देखकर वो शॉक्ड हो गया। 2 बॉडीगार्ड्स जिन्हें उसने जानवी की देखरेख के लिए रखा था, वो भी वहां से गायब थे। ऋषभ ने अपना फोन उठाया और जानवी का नंबर डायल किया। वही फोन से एक मशीनी आवाज आई। The number you are calling is currently switched off. Please try again later. जानवी का नंबर बंद आ रहा था। ऋषभ ने व्हाट्सएप खोला और जानवी को एक मैसेज किया, लेकिन मैसेज भी डिलीवर्ड नहीं हुआ। अब ऋषभ के दिल की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। उसने जानवी की सुरक्षा कर रहे बॉडीगार्ड को कॉल लगाया। मैंने तुम्हें जानवी का ध्यान रखने की जिम्मेदारी दी थी ना, बताओ वो कहाँ है? सर, जानवी मैडम ने ही हमसे जाने के लिए कहा था सर। उन्होंने कहा था कि वो अब ठीक है और इसीलिए उन्होंने हमें 1-2 दिन का रेस्ट करने के लिए बोल दिया। सर, मैडम ने ये भी कहा था कि अगर उन्हें जरूरत पड़ी तो वो हमें कॉल कर देंगी। गार्ड ने थोड़ा झिझकते हुए फोन पर ऋषभ से कहा। कॉल माय फुट, उसने कहा और तुमने मान लिया? क्या खुद का दिमाग नहीं है तुम्हारे पास? उसे कुछ हो। ऋषभ गुस्से में गार्ड से ये कहते हुए कुछ पल के लिए रुका, एक गहरी सांस ली और गुस्से को कंट्रोल करते हुए उसने फिर बॉडीगार्ड से पूछा, कुछ पता है वो कहाँ गई है? ऋषभ की नाराजगी सुनकर गार्ड ने दबी हुई आवाज में उससे कहा। सर, जानवी मैडम ने इस बारे में कुछ भी नहीं बताया। ये सुनकर ऋषभ ने गुस्से में कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। तभी ऋषभ को सौम्या आंटी का ख्याल आया और उसने तुरंत अपने फोन से सौम्या के नंबर पर कॉल किया। उसका नंबर भी बंद आया। भौएं चढ़ाते हुए ऋषभ ने अपने असिस्टेंट राज से कहा, जाओ और हॉस्पिटल के मॉनिटरिंग रूम से जानकारी पता करो। ठीक है सर, राज ने जवाब दिया। राज तुरंत अस्पताल के मॉनिटरिंग रूम की तरफ बढ़ गया। 10 मिनट बाद उसने ऋषभ को फोन किया और कहा, ऋषभ सर, मैंने सीसीटीवी कैमरास के सारे फुटेज देख लिए हैं। सीसीटीवी कैमरास से उन सभी वीडियो को जिनमें जानवी मैडम को देखा जा सकता है, वो सभी फुटेज हटा दिए गए हैं। ये सुनकर ऋषभ ने फोन पकड़े पकड़े गुस्से में अपना हाथ 2-3 बार दीवार पर मारा, जिससे उसका फोन लगभग खराब सा हो गया। कुछ पल सोचने के बाद उसे याद आया कि इसी हॉस्पिटल के नेफ्रोलॉजी वार्ड में जानवी की दादी एडमिट थी। वो भागते हुए उस वार्ड में पहुंचा। उसने देखा कि बेड पर जानवी की दादी आराम कर रही थी और जानवी की माँ मिसेस सिन्हा उनके पास बैठी थी। ऋषभ को देखकर मिसेस सिन्हा ऋषभ के पास गई और पूछा, क्या हुआ बेटा, तुम अचानक यहाँ ऐसे? सब ठीक तो है? ऋषभ ने धीमी आवाज में मिसेस सिन्हा से कहा, माँ, जानवी हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो गई है। क्या आपको पता है कि वो कहाँ गई है? मिसेस सिन्हा ने आह भरते हुए थोड़ा हंसते हुए ऋषभ से कहा, तुम उसके पति हो। जब तुम्हें अपनी पत्नी के बारे में इतना नहीं पता कि वो कहाँ है, तो मुझे कैसे पता होगा? माँ, हमारे बीच एक गलत फहमी हो गई। उसने मुझे गलत समझा और उसी दिन से वो मुझसे गुस्सा है और मुझे बिना बताए न जाने कहाँ चली गई। उसके हाथ के जख्म अभी पूरी तरह से भरे नहीं है माँ। ऐसी हालत में उसका कहीं भी जाना बिल्कुल भी सही नहीं था। अगर आपको पता है तो प्लीज मुझे बता दीजिए माँ कि जानवी कहाँ गई है।
ऋषभ ने बहुत फ्लैट होकर मिसेस सिन्हा से कहा। मिसेस सिन्हा ने थोड़ा गुस्से के साथ ऋषभ की ओर देखा और कहा, ऋषभ, शायद तुम भूल गए होगे, पर मुझे वो 3 साल बहुत अच्छे से याद है, जब एक एक्सीडेंट में तुम्हारे दोनों पैर बुरी तरह से खराब हो गए थे। उस दौरान तुम इतने बदतमीज और चिड़चिड़े हो गए थे कि तुम्हारी देखभाल करना किसी के लिए भी बहुत मुश्किल था। पर इसके बावजूद भी मेरी बेटी तुम्हें छोड़कर भागी नहीं, बल्कि उसने तुम्हारे साथ रहकर दिन रात जी जान लगाकर तुम्हारी सेवा की। ऐसे हालातों में भी वो तुम्हारे साथ रही, तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं गई। पर अब अगर वो गई है तो जरूर ही कोई ऐसी बात है या उसके साथ जरूर इतना अन्याय हुआ होगा कि वो सह नहीं पाई और चुपचाप बिना किसी को बताए ही चली गई। ऋषभ को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या कहे और क्या नहीं, इसीलिए अपने होठ बंद किए वो चुपचाप खड़ा मिसेस सिन्हा के ताने सुन रहा था। मिसेस सिन्हा ने फिर गुस्से से मुस्कुराते हुए ऋषभ से कहा, तुम्हारी नजरों में तो कभी मेरी बेटी की कोई अहमियत ही नहीं थी ऋषभ। मेरी बेटी तो सिर्फ तुम्हारे लिए, तुम्हारी देखभाल करने के लिए एक आया जैसी थी। अब जब तुम्हारे पैर ठीक हो गए हैं तो अब तुम्हें उस नैनी की जरूरत भी नहीं, तो जाहिर सी बात है कि अब तुम उसे अपनी जिंदगी में क्यों रखना चाहोगे। ऋषभ ये सुनकर चुप ना रह सका और उसने अपनी चुप्पी तोड़ते हुए अपनी आवाज को जोर देते हुए तुरंत मिसेस सिन्हा से कहा, सॉरी माँ, पर आप यहाँ गलत हैं। मैंने कभी भी उसे अपनी आया नहीं माना। सिर्फ दिखावे के लिए अच्छे मत बनो ऋषभ। अगर तुम वाकई में उसे चाहते हो तो उसके लिए लॉयल रहो, और अगर नहीं चाहते तो अब डिवोर्स ले लो। वैसे भी मेरी बेटी अभी सिर्फ 24 साल की ही है। वो सुंदर है, होशियार है और पेंटिंग करने में भी एक्सपर्ट है। तो क्या हुआ अगर उसका तलाक हो जाएगा? वो इतनी अच्छी है कि उसे कोई भी लड़का मना नहीं करेगा। मिसेस सिन्हा ने कुछ ऊंची आवाज में ऋषभ से कहा। ऋषभ ने बिना कुछ कहे अपना सिर हिलाया और शांत भाव से मिसेस सिन्हा से कहा, आप बिजी हैं, मैं खुद ही जानवी को ढूंढ लूंगा, चलता हूँ। ये कहते हुए ऋषभ बाहर जाने के लिए मुड़ा और जोर से दरवाजा बंद करते हुए वहां से चला गया। ऋषभ दरवाजे को इतने जोर से बंद करते हुए गया था कि दरवाजे के शोर की वजह से बिस्तर पर लेटी जानवी की दादी की नींद अचानक से टूट गई। मिसेस सिन्हा ने उनसे कहा, माँ देखा, इसका गुस्सा देखा आपने? मैंने गुस्से में ही सही पर उससे सच ही तो कहा था। पर ये लड़का किस तरह से गुस्से में दरवाजे को जोर से बंद करते हुए गया। अचानक से मिसेस सिन्हा की आंखें नम हो गई और वो उदास मन से सिर को झुकाए चेयर पर जाकर बैठ गई और दबी हुई आवाज में उन्होंने अपनी सास आशा देवी से कहा, जब जानवी की शादी इससे हुई थी तो बहुत से रिश्तेदारों ने मुझे एक लालची और बुरी माँ कहा। मेरे पीठ पीछे मुझ पर हंसे, यहाँ तक कि ये भी कहा कि मैंने अपनी बेटी को पैसों के लिए बेच दिया और एक अपाहिज से शादी करा दी। मैंने ये कड़वे घूंट कैसे पिए हैं माँ, सिर्फ मैं ही जानती हूँ। पर अब जब ऋषभ ठीक हो गया, अपने पैरों पर उठ खड़ा हुआ, तो मुझे लगा कि अब मेरी बेटी की जिंदगी संवर जाएगी। पर मेरी ये उम्मीद भी टूट गई माँ। दोबारा से मेरी बच्ची को वैसे ही दिन देखने पड़ रहे हैं। ऋषभ और उसका परिवार मेरी बच्ची के लिए कभी ठीक था ही नहीं माँ। ये कहते हुए मिसेस सिन्हा ने अपनी पीठ घुमाई और चुपके से अपनी आंखों के कोने से बहते हुए आंसुओं को पोंछ लिया। आशा देवी ने आह भरी और धीमी आवाज में मिसेस सिन्हा से कहा, कहीं ना कहीं इसके लिए मैं ही जिम्मेदार हूं। माँ, ऐसा मत कहिए। जो भी हुआ और जो भी हो रहा है, मेरी बेटी के साथ ये सब मेरे कारण है। अपनी सास आशा देवी से ये कहते हुए मिसेस सिन्हा का गला रुंध गया। यहाँ ऋषभ ने अपने मैनेजर, बॉडीगार्ड्स, सभी लोगों को उन सभी जगहों पर जाने के लिए कहा जहां जहां जानवी जा सकती थी। सभी जगह पर ढूंढने के बाद भी जानवी का कुछ पता नहीं चलता। ऋषभ थक हार के वापस घर लौट आया। रात के समय बेड पर लेटे हुए ऋषभ करवटें बदल रहा था। रह रहकर जानवी का ख्याल, उसकी चिंता उसे सता रही थी और वो सो नहीं पा रहा था। बहुत सोचने के बाद अचानक से उसे एक जगह का ख्याल आया। वो तुरंत बेड से हड़बड़ा के उठा। उसने कपड़े पहने और अपने मैनेजर और बॉडीगार्ड्स को तुरंत के तुरंत आने को कहा। कुछ ही देर में ऋषभ सबके साथ कलसी गांव के लिए निकल गया।
और पूरी रात उन्होंने सफर किया। कलसी उत्तराखंड के तल पर बसा एक छोटा सा गांव था जो जानवी के दादाजी का होम टाउन था। जानवी बचपन में अपने दादाजी के साथ कलसी गांव में ही रहती थी। वहीं रहकर वो पली बढ़ी थी। लंबा सफर तय करने के बाद ऋषभ जैसे ही अपने मैनेजर राज और बॉडीगार्ड्स के साथ कलसी गांव पहुंचा, तब तक रात के करीब 3 या 4 बज चुके थे। ऋषभ ने कार सीधे जानवी के दादाजी के घर के सामने जाकर रोकी और कार से उतरकर जैसे ही उसने दरवाजे को नॉक करने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया, पर वो रुक गया। उसने मन ही मन सोचा कि अगर जानवी यहाँ है तो अभी वो सो रही होगी, इस वक्त उसे जगाना सही नहीं है। ये सोचकर वो कार की तरफ वापस मुड़ा और कार का डोर ओपन करके सीट नीचे की और कार के अंदर ही जाकर लेट गया। दिन भर की भाग दौड़ के कारण वो बहुत थक गया था, पर उसे कहीं ना कहीं ये उम्मीद थी कि जानवी यही है। ये सोचकर उसके दिल की बेचैनी जैसे कुछ हद तक कम हो गई थी। उसने सुकून भरी एक गहरी सांस लेते हुए अपनी आंखें बंद कर ली और कुछ ही देर में उसकी नींद लग गई। सर, ऋषभ सर, जल्दी उठिए सर। ये कहते हुए ऋषभ का असिस्टेंट राज उसे कार के बाहर से आवाज लगा रहा था। ऋषभ के कानों में जैसे ही आवाज सुनाई दी, उसने अपनी आंखें खोली तो देखा सुबह हो चुकी थी। आसमान में पंछियों की चहचहाहट आसपास के माहौल में गूंज रही थी और उनकी आवाज से ऋषभ की नींद पूरी तरह से खुल गई। ऋषभ ने धक्का देकर कार का डोर ओपन किया और कार से बाहर निकल गया। राज ने जल्दी से उसके पास आकर कहा, ऋषभ सर, यार्ड में किसी की बात करने की आवाज आ रही है और सुनने में ये किसी लड़की की आवाज लग रही है। ये सुनते ही ऋषभ यार्ड के गेट की ओर बढ़ने लगा और जैसे ही उसने धक्का देकर दरवाजा खोला, उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। उसके पांव जैसे वहीं जम से गए थे। आखिर ऐसा क्या देख लिया था ऋषभ ने जिसे देखकर वो इस तरह से चौंक गया और उसके कदम आगे नहीं बढ़ पा रहे थे? क्या कोई अनहोनी हो गई थी? ये जानने के लिए सुनिए कहानी के आने वाले एपिसोड। Crypto products and NFTs are unregulated and can be highly risky. उसने देखा कि एक बड़े से यार्ड में जहां चारों तरफ एक अजब सा सन्नाटा पसरा हुआ था, एक तरफ जहां कोनों में घास फूस के ढेर लगे हुए थे, वहीं दूसरी तरफ फलों से लदे हुए नाशपाती के पेड़ जमीन को छू रहे थे। तभी उसकी नजर सामने से आ रही सौम्या आंटी पर पड़ी, जो अपने हाथ में ट्रे लिए हुए किसी को आवाज लगा रही थी। मैडम, आप रोज अपनी दवाई लेना भूल जाती हैं, पता है ना दवाइयां टाइम से लेना कितना जरूरी होता है। ये कहते हुए सौम्या आंटी आगे बढ़ रही थी और जाकर वो पेड़ के नीचे बैठी एक लड़की के पास जाकर रुकी, जहां एक सुंदर और शांत लड़की बैठी हुई थी। ब्लैक कलर के स्वेटर ने उसके गोरे बदन को ढका हुआ था। सूरज की सुनहरी किरणें उसके चेहरे पर पड़कर
उसके चेहरे की चमक को और भी बढ़ा रही थी। ये लड़की कोई और नहीं बल्कि जानवी थी। वही ब्लू शर्ट ब्लैक पैंट पहने हुए एक लड़का उसके बगल में बैठा हुआ था। ऋषभ का दिल जोर से धड़क रहा था। उसके मन में यही बातें चल रही थी कि अगर ये जानवी है तो उसके साथ बैठा ये लड़का कौन था? कहीं राहुल तो नहीं? ऋषभ तब ये सोच रहा था क्योंकि उसे उस वक्त तक उस लड़के का चेहरा नजर नहीं आ रहा था। सॉरी आंटी, अब से पक्का टाइम से दवाइयां ले लिया करूंगी मैं। ये कहते हुए जैसे जानवी ने सौम्या आंटी की तरफ पलट कर देखा, ऋषभ के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई, पर अगले ही पल उसके चेहरे की खुशी मायूसी और सवालों में बदल गई। जब जानवी के पास बैठे उस लड़के ने जानवी का हाथ थामा और उसकी उंगलियों पर मरहम लगाते हुए जानवी से कहा, सौम्या आंटी सच ही तो कह रही हैं। जानवी मैडम, अपनी हेल्थ को लेकर आजकल कुछ ज्यादा लापरवाह होती जा रही हो। आई एम अ डॉक्टर एंड मेरे सामने तुम्हारी ये लापरवाही बिल्कुल भी नहीं चलेगी, समझी तुम? ये कहते हुए जैसे ही उस लड़के ने सौम्या आंटी की तरफ पलट कर देखते हुए मुस्कुराया, ऋषभ पूरी तरह शॉक्ड हो गया, क्योंकि ये लड़का कोई और नहीं बल्कि जानवी के पेंटिंग स्टोर कलाकार का मैनेजर मोहित था, जो पेशे से एक डॉक्टर भी था। जानवी को मोहित के साथ देखकर ऋषभ के पैरों तले मानो जमीन ही खिसक गई। मोहित की जानवी की तरफ बढ़ती नजदीकियों को देखकर ऋषभ उसे नापसंद तो करता था, पर उसे इस बात पर यकीन नहीं हो रहा था कि जानवी इस मोहित के साथ यहाँ आई हुई है और उसे कुछ भी बताना तक जरूरी नहीं समझा। ऋषभ को गुस्सा तो बहुत आ रहा था, पर उसने अपने गुस्से को कंट्रोल किया और धीरे धीरे कदमों के साथ आगे बढ़ते हुए जानवी के थोड़ा पास जाकर भारी आवाज में उससे कहा, अगर तुम्हें यहाँ अपने दादाजी के घर ही आना था तो तुमने मुझे क्यों नहीं बताया जानवी? ऐसे बिना बताए यहाँ आने का क्या मतलब है? जानवी ने ऋषभ को दूर से देखा और बिना किसी रिएक्शन के कहा, तुम अपने जरूरी कामों में बहुत बिजी थे ऋषभ, इसलिए मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहती थी। मोहित ने पीछे मुड़कर ऋषभ की तरफ देखा और उसे देखकर शॉक्ड हो गया। उसने चेहरे पर हल्की सी मुस्कान लिए ऋषभ से कहा, ऋषभ तुम यहाँ? खबर कैसे? इज एवरीथिंग ऑल राइट? वहां दूर क्यों खड़े हो, अंदर आ जाओ। ऋषभ ने अपनी भौहें चढ़ाते हुए गुस्से भरी नजर में मोहित को देखा और जानवी की ओर चल दिया। ऋषभ आगे बढ़ते हुए मन ही मन सोच रहा था, ये होता कौन है मुझसे सवाल करने वाला? बाहर वाला ये है, मुझे इससे पूछना चाहिए कि ये जानवी के साथ यहाँ क्या कर रहा है, तो ये उल्टा मुझसे पूछ रहा है। ये सोचते हुए जैसे ही ऋषभ जानवी के पास आया, जानवी ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में कोई खुशी नहीं थी, ना ही चेहरे पर मुस्कान थी। मैं कल दोपहर से तुम्हें ढूंढ रहा हूँ जानवी, और अब जाकर तुम मुझे यहाँ मिली हो। ऋषभ ने जानवी से कहा, तुम्हें मेरी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। जानवी ने नाराजगी भरी आंखों से ऋषभ की तरफ देखकर कहा। जानवी की बड़ी बड़ी काली आंखों में ऋषभ के लिए एक अलग नाराजगी, एक अलग ही जिद नजर आ रही थी। तब मैं तुम्हें कैसे समझाऊं जानवी? उस दिन माया बाथरूम जाने के लिए बेड से उठी और बेड से नीचे उतरते ही वो गिरने वाली थी कि तभी मैंने उसे संभाला। तभी उसके होठों की लिपस्टिक गलती से मेरे शर्ट पर लग गई थी जानवी। मैंने उस समय ध्यान नहीं दिया, पर कल रात जब मैंने अपने कपड़े उतारे तब मेरी नजर इस दाग पर पड़ी। मैंने बस उसे गिरने से बचाने में उसकी मदद की थी जानवी। इसके अलावा और कोई बात नहीं है, मेरा यकीन करो। ऋषभ ने समझाते हुए जानवी से कहा, तुम्हें मुझे समझाने की या सफाई देने की कोई जरूरत नहीं है ऋषभ। जानवी ने थोड़ा गुस्से के साथ ऋषभ से कहा। आज जानवी का ऋषभ से बात करने का तरीका पहले से और भी ज्यादा सख्त था। ऋषभ की बात सुनकर वो चौंक तो गई थी, पर मन ही मन ये भी सोच रही थी कि आखिर मैं कौन कौन सी बातें नजरअंदाज करूं ऋषभ। बात सिर्फ आज की नहीं है, सिर्फ ये लिपस्टिक के निशान के कारण नहीं। शादी के 3 साल तक हम दोनों एक दूसरे के साथ दोस्त की तरह रहे। मैं कभी सपने में भी ये नहीं सोच सकती थी कि तुम मेरे साथ इतना कुछ करोगे, वो भी उस माया के लिए जो तुम्हें प्यार के उस मुश्किल मोड़ पर अकेले छोड़कर चली गई थी। बार बार दिल टूटने के बाद जानवी अब बिल्कुल शांत सी हो गई थी। अब वो ऋषभ से किसी भी बात के लिए कोई झगड़ा, कोई नाराजगी नहीं जताना चाहती थी।
लेकिन देखा जाए तो वो वास्तव में ऋषभ से बहुत नाराज थी। इसीलिए वो बिना बताए ही हॉस्पिटल से सीधा अपने दादाजी के गांव आ गई थी। ऋषभ एक पल के लिए रुका और उसने जानवी से कहा, तुम्हें पता है जानवी, माया के हाथ को चोट पहुंचाने वाले धुंधली तस्वीर वाले उस शख्स का नाम राहुल है। राहुल ही वो इंसान है जिसने हथौड़े से माया का हाथ बुरी तरह जख्मी कर दिया था। जानवी पहले से ही बहुत उदास थी, लेकिन ये खबर सुनकर वो अचानक से बहुत ही घबरा गई। ऋषभ गौर से जानवी के चेहरे के बदलते हाव भाव को देख रहा था। उसके चेहरे का उड़ा हुआ रंग, डर, घबराहट और माथे से टपकता पसीना ऋषभ की उलझन और भी ज्यादा बढ़ा रहा था। वो बड़े गौर से जानवी को देखे जा रहा था। जानवी बहुत देर तक चुप रही, फिर धीरे से खड़ी हुई और ऋषभ से बोली, प्लीज ऋषभ, मेरे साथ आओ। ऋषभ ने हल्के से अपना सिर हिलाया और उसके साथ चल दिया। दोनों गेट से बाहर चले गए। गांव के बाहरी तरफ सुनसान पहाड़ों के बीच जानवी आगे आगे चल रही थी और उसके पीछे पीछे ऋषभ। लगभग 15 मिनट तक चलने के बाद वो घने पेड़ों वाले एक जंगल में आ गए, जहां चारों तरफ घने और बहुत बड़े बड़े पेड़ थे, जिनकी पतली शाखाएं हवा में लहरा रही थी। और जहां वो खड़े थे वहां पेड़ों के नीचे बहुत पुरानी टूटी फूटी कब्रें दिखाई दे रही थी। दिन के उजालों में भी इस जगह पर बहुत गहरा अंधेरा था। घने और लंबे पेड़ों के कारण सूरज की किरणों का यहां तक पहुंचना लगभग ना के बराबर ही था। टेम्परेचर अन्य जगहों के कंपैरिजन में बहुत ही कम था। कुछ देर में 2-4 कौवे और गिद्ध चीखें निकालते हुए ऊपर की ओर उड़ रहे थे। जानवी को बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा था। वो बेफिक्र होकर बस आगे बढ़ती हुई एक छोटी सी पुरानी कब्र तक जाकर स्थिर खड़ी हो गई और एक टक नजरें गड़ाए कब्र को देखती रही। काफी देर बाद उसने धीरे से अपना हाथ आगे बढ़ाया और कब्र की तरफ अपनी उंगली से इशारा करते हुए ऋषभ से कहा, राहुल यहाँ है। वो बहुत वक्त पहले ही मर चुका है ऋषभ। क्या किसी मरे हुए इंसान का किसी इंसान के लिए दूसरों को चोट पहुंचाना पॉसिबल है? माया की उंगलियां किसी और ने तोड़ी है। ये कहते हुए जानवी की आवाज बहुत शांत थी, लेकिन उसकी झुकी हुई पलकें धीरे धीरे आंसुओं से भर गई थी। ऋषभ ने उस कब्र की ओर देखा। एक बहुत पुरानी कब्र लग रही थी। कब्र के सामने मुरझाए हुए जंगली फूलों का एक गुच्छा रखा हुआ था और जमीन पर जले हुए कागज की राख पड़ी हुई थी। कब्र दिखने में बहुत साधारण सी दिख रही थी, जिस पर सामान्य से छोटे बड़े पत्थर रखे हुए थे। यहाँ तक कि उस समाधि पर किसी का नाम भी नहीं था। कोई भी नहीं बता सकता था कि किसकी कब्र थी। ऋषभ ने अपने होठों को बहुत हल्के से दबाया और उसने जानवी से पूछा, राहुल कौन है जानवी? लेकिन जानवी जवाब देने से बचती रही। जानवी इस बात से अनजान थी। वो ये नहीं जानती थी कि जब उसने सपने में पहली बार राहुल का नाम लिया था, तभी से ऋषभ ने जानवी से चोरी छिपे राहुल की जांच करने के लिए कुछ लोगों को इस छोटे से पहाड़ी गांव में पहले ही भेज दिया था। देखा जाए तो गांव में कुल मिलाकर बस 98 घर ही थे। हर जगह से पता करने के बाद सभी की एक ही राय थी कि गांव में राहुल नाम का कोई आदमी ही नहीं है, तो राहुल को इस कब्र में दफनाया जाना कैसे पॉसिबल था? जानवी कभी झूठ नहीं बोलती, लेकिन राहुल को बचाने के लिए वो ऐसा कर रही थी। ये सोचकर ऋषभ को गुस्सा आ रहा था। उसने गुस्से से अपना सिर उठाया और जानवी के झूठ को उसके सामने बोलने ही वाला था कि तभी उसने देखा कि जानवी की आंखें आंसुओं से भरी हुई थी और वो अपनी नम आंखों के साथ उदास भाव से कब्र की ओर देख रही थी। इतने में ही अचानक तेज हवा चली। जानवी गिरने ही वाली थी कि तभी ऋषभ ने उसे अपनी बाहों में संभाल लिया और जैसे ही उसने उसकी मासूम सी आंखों में देखा, उसका दिल पिघल गया और उसने जानवी को अपनी बाहों में खींच लिया और धीरे से कहा, प्लीज जानवी, चुप हो जाओ। मैं अब तुमसे कोई और सवाल नहीं करूंगा, बस तुम अब रोना मत। जानवी ने अपना चेहरा उसकी शर्ट की नेकलाइन पर दबाया और उसकी आंखों में भरे आंसू ऋषभ के कंधे पर छलक पड़े, जिससे ऋषभ की शर्ट का एक छोटा सा हिस्सा उसके आंसुओं से भीग गया।
रोते हुए जानवी के हाथ ऋषभ की बाहों में कांप रहे थे। ऋषभ ये महसूस कर रहा था। उसने जानवी की पीठ को प्यार से सहलाया और प्यार भरे शब्दों में कहा, अब अगर तुम्हें कहीं भी जाना हो तो प्लीज मुझे पहले से बता कर जाना, समझी? जानवी ने हल्के से अपना सिर हिलाया। तभी अचानक से जानवी के पेट से गड़गड़ाहट की आवाज आई, जो उस सुनसान शांत जंगल में बहुत साफ तौर से सुनाई दे रही थी। ऋषभ ये आवाज सुनकर धीरे से मुस्कुराया। जानवी ने अपनी आंखें पोंछने के लिए अपना हाथ उठाया, उसकी बाहों से बाहर आई और उसकी ओर एक छोटी बच्ची की तरह मासूमियत भरी आंखों से देखा। ऋषभ ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, क्या ये आवाज तुम्हारे पेट से आ रही है? तुम्हें भूख लगी है जानवी? हाँ, क्यों? मुझे भूख नहीं लग सकती क्या? दोपहर से अब तक मैंने कुछ भी नहीं खाया है। ऋषभ से थोड़ी ऊंची आवाज में ये कहते हुए जानवी की बातों में थोड़ी शिकायत झलक रही थी। क्या तुमने खाना खाया? जानवी ने ऋषभ से पूछा। तुम कल से गायब हो। मैंने कल से तुम्हें न जाने कहां कहां कितनी जगह तलाश किया होगा। जब तक तुम मिल नहीं जाती मैं कुछ भी कैसे खा सकता था? जानवी ये सुनकर थोड़ा अपसेट हो गई। तभी अचानक उसे याद आया कि जब जब उसने ये सोचा है कि ऋषभ को उसकी परवाह है, तब तब ऋषभ ने उसका ये भ्रम बुरी तरह तोड़ा है। ये सोचते हुए उसने अपने इमोशन को कंट्रोल किया और दबी हुई आवाज में ऋषभ से कहा, हमें यहाँ से चलना चाहिए अब। सौम्या आंटी खाने के लिए हमारा वेट कर रही होंगी। ठीक है, ऋषभ ने जानवी से कहा। ये कहकर दोनों साथ साथ गांव की ओर चल दिए। वहीं मोहित आंगन में एक डाइनिंग टेबल लगा रहा था और सौम्या आंटी खाना बाहर लेकर आ रही थी। मोहित को देखकर ऋषभ ने जानवी का हाथ कसकर पकड़ लिया। जानवी हाथ छुड़ाने की कोशिश कर रही थी। जैसे ही मोहित की नजर आपस में जुड़े हुए दोनों के हाथों पर पड़ी, उसकी आंखें तिलमिला गई और वो थोड़ा शॉक्ड हो गया। जब सौम्या आंटी ने ऋषभ को देखा तो वो थोड़ा डर गई और बोली, सर वो कल मेरे फोन की बैटरी खत्म हो गई थी, इसीलिए मैंने आपका कॉल रिसीव नहीं किया। ऋषभ ने उनकी बात पर ज्यादा ध्यान न देते हुए कहा, ठीक है, चलिए खाना खाते हैं। सभी लोग डाइनिंग टेबल पर बैठ गए। ऋषभ ने एक बाउल में सूप निकाला और उसे जानवी के सामने रखते हुए कहा, तुम्हें अभी यही खाना चाहिए। जानवी ने सूप को फिर से ऋषभ की तरफ करते हुए कहा, मुझे जो भी खाना होगा मैं खुद भी ले सकती हूँ। तुम्हें भूख लगी है ना, इसे तुम पियो। मोहित हल्के से मुस्कुराया और ऋषभ और जानवी की तरफ देखते हुए बोला, आप दोनों को देखकर लगता नहीं है कि आप दोनों दूर के रिलेटिव्स हैं, क्योंकि काफी अच्छी बॉन्डिंग समझ आ रही है आप दोनों के बीच। ऋषभ ने तिरछी आंखों से जानवी की तरफ देखा और धीमी आवाज में कहा, मैं जानवी का। ऋषभ आगे कुछ कहता, तभी जानवी ने अचानक से उसे टोकते हुए कहा, मैं ऋषभ सर के घर पर आया थी। मैंने 3 साल तक ऋषभ की फैमिली में केयर टेकर के तौर पर काम किया है। ये सुनकर मोहित ने शॉक्ड होकर धीमी आवाज में जानवी से पूछा, इज इट ट्रू? मुझे तो यकीन ही नहीं होता। आपके पास इतनी अच्छी गॉड गिफ्टेड क्वालिटी है जानवी, और आपने केयर टेकर के तौर पर काम किया। जानवी ने ऋषभ की ओर देखा और अपनी बातों को जोर देते हुए मोहित से कहा, एक्चुअली मल्होत्रा हाउस में केयर टेकर को कंपैरेटिवली ज्यादा सैलरी पे होती है। वो ये बोल ही रही थी कि तभी उसे अचानक से अपनी थाई पर एक हाथ महसूस हुआ और इसके तुरंत बाद ही उस हाथ ने टेबल के नीचे उसके पैर को भी अपने पैर से दबा दिया। क्या ये मोहित था जो जानवी के लिए अपने दिल में पनप रही फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना चाहता था, या फिर ये ऋषभ था जो जानवी के लिए अपने प्यार को तो जता रहा था, बस खुद ही नहीं समझ पा रहा था कि अब उसकी ये फीलिंग्स माया के लिए नहीं बल्कि जानवी के लिए थी। क्या होगा इस कहानी में जानने के लिए सुनिए कहानी के आने वाले एपिसोड।